Hello everyone. In our last class, we have studied about the different types of diseases in which I have asked you to write the difference between communicable and non-communicable diseases. Clear? I hope you must have done this, the small assignment which is given by me. And whenever we will meet, I will definitely check. So please be on track. अपना सारा काम कंप्लीट करते रहिए. नोट्स एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मत भूलिए. क्लियर? Okay, so we have studied about the diseases. Clear ki how many types of diseases are there, but and how we are getting it. Clear, we have studied about that. But the question which will come in our mind ki how can we protect ourselves from such diseases. Clear, क्योंकि हमने देखा है कि वी सेड कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर. क्लियर, हमारे आसपास होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर कंटिन्यूसली वी आर डीलिंग विद देम, but still we are not suffering from the diseases all the times. Clear? So what is the reason behind? How can we protect ourselves from the diseases? तो हम इसके बारे में सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि we have immunity. हमारे बॉडी के पास में एक नेचुरल प्रोटेक्शन एक मोड है. क्लियर, जब भी कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया कोई वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करते हैं हार्मफुल, जब आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है कि ये कहीं फॉरेन मटेरियल है, तो आपका बॉडी प्रोवोक हो जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है और वो फिर उस एंटीजेंस को या फिर जो बाहर से आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टारगेट करता है एंड देन उसको किल कर देता है. So we are dealing all the times with the microorganism, but we are not suffering all the time. It is just because of the immunity. Clear? If you take healthy food, continuous अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है पल्सेस है या ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स को आप कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होगा. अभी भी जैसे आई एम अगेन एंड अगेन गिविंग यू एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस. लाइक आप अभी देखते होंगे और सुन भी रहे होंगे कि कोरोना वायरस जो है वो जनरली उन लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनका वीक इम्यून सिस्टम है. उनको इस डिजीज के साथ डील करने में काफी डिफिकल्टीज आ रही है. सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट द रीजन बिहाइंड टू हैव हेल्दी फूड्स, दैट इज टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी. क्लियर? सो फर्स्ट हम ले रहे हैं कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस. उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज वैक्सीन, विच वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर सेशन. दैट हमने पढ़ा था कि वैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड बाय लुईस पास्चर ने भी वैक्सीन को प्रिपेयर किए हैं, बट सबसे फर्स्ट जो वैक्सीन प्रिपेयर किए थे दैट वाज एडवर्ड जेनर. क्लियर? तो वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है. ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है यानी हम इनको किसी लिविंग की हेल्प से ही बनाते हैं. तो अभी कुछ रिसेंट ऐसे वैक्सीन भी आए हैं जिनमें आप लिविंग को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं बॉडी में, बट एनी हाउ कहीं भी, क्योंकि हमको इसको किसके अगेंस्ट बनाना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बनाना है. तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा प्रिपरेशन तैयार करते हैं जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. क्लियर? दो टाइप का इम्यूनिटी होता है. हमने यहाँ पर जो इम्यूनिटी लिया है ना दैट इज वी हैव कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्लियर? एक इम्यूनिटी होता है इन्नेट इम्यूनिटी. क्लियर? विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. आपको बर्थ से ही मिलता है, वो आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलता है. बट कुछ इम्यूनिटी आप डील करते हो, आप एक्वायर करते हो, आप गेन करते हो ड्यूरिंग योर लाइफ कोर्स. तो ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो वैक्सीन इज एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी. You are not getting it from your birth. So एक ऐसा biological preparation है that provides you acquired immunity against disease. Clear? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि वैक्सीन जो हैं वो वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट बनाई हुई हैं. क्लियर? अभी हम उनके नाम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो वैक्सीन के अवेलेबल हैं, जैसे सॉक वैक्सीन ऑफ पोलियो. आपने पोलियो की ड्रॉप्स के बारे में सुना होगा. ओरल पोलियो ड्रॉप्स भी दी जाती है और प्लस इसका इंजेक्ट भी की जाती है. दोनों ही तरीके से पोलियो वैक्सीन दिया जाता है. सेम लाइक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऑल्सो नोन एज फ्लू वैक्सीन. रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन मिलता है. रेबीज यानी जो रेबिड एनिमल्स बाइट कर लेते हैं ना, जैसे मंकीज बाइट करते हैं, कैट है, डॉग्स हैं, तो उनके अगेंस्ट हमको एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाता है.
TB वैक्सीन, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन एंड न्यूमोनिया वैक्सीन. क्लियर, वी हैव टेकन द एग्जांपल्स कि इतने टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है और ये सब बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आपकी बॉडी को इम्यून कर देती है टू फाइट अगेंस्ट सच डिजीजेस. क्लियर, आपने यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है मिशन इंद्रधनुष. मिशन इंद्रधनुष इंडियन गवर्नमेंट का एक कैंपेन है जिसके अंदर 7 वैक्सीन जो हैं वो बच्चों को फ्री दिए जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. नाउ योर टास्क इज दैट कि आप इस मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे और उन 7 डिजीजेस के नाम लिखेंगे जिसके अगेंस्ट ये 7 वैक्सीन के नाम लिखेंगे जो डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट दिए जाते हैं. तो यू हैव टू मेक अ चार्ट जिसमें यू विल राइट द नेम ऑफ द वैक्सीन, एट विच टाइम पीरियड ऑफ लाइफ इज गिवन ये वैक्सीन दिए जाते हैं, एंड थर्ड यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द डिजीजेस. क्लियर हो गया आपको पॉइंट. मिशन इंद्रधनुष को आपको सर्च करना है, आपको वैक्सीन के नाम लिखने हैं, डिजीजेस के नाम लिखने हैं और किस एज ग्रुप में ये वैक्सीन दिए जाते हैं वो आपको लिखना है. क्लियर, आप खुद भी अपना जब मेडिकल चार्ट देखेंगे आपकी मेडिकल फाइल उसमें भी आपका वैक्सीनेशन का पूरा स्केड्यूल दिया हुआ होगा. आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन हैं. MMR का वैक्सीन, BCG का वैक्सीन, क्लियर, पोलियो का वैक्सीन हमने देख लिया, न्यूमोनिया का वैक्सीन हमने पढ़ा. तो ये पॉइंट है कि इम्यूनाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस. अदरवाइज जो मोर्टेलिटी रेट है ना, डेथ रेट बच्चों में वो बहुत ज्यादा हो जाती है. क्लियर, तो आपको अपना टास्क समझ में आ गई, व्हाट यू हैव टू डू. ओके, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स. तो फर्स्ट हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन. नेक्स्ट वी कैन टेक एंटीबायोटिक्स, दैट वी हैव आल्सो स्टडीड एंटीबायोटिक्स. ये भी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ही है और इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं, आर्टिफिशियली भी इनको बनाया जा सकता है. इनका फंक्शन क्या होता है, व्हाट एक्चुअली दे डू. एंटी यानी अगेंस्ट एंड बायोटिक मतलब लाइफ, यानी वापस क्लियर हो गया कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को इनिबिट करता है एंड देन फाइनली उनको किल कर देता है. तो मेन फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज दे इनिबिट एंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के चलना. अब पॉइंट ये है कि जो एंटीबायोटिक है ना वो सिर्फ बैक्टीरिया के को ही टारगेट कर सकती है, यानी दे कैन फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली, दे कांट वर्क ऑन वायरसेस, है ना. एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं करती है क्योंकि वायरस के बारे में हमने देखा कि वो जिस होस्ट में एंटर करता है ना उस होस्ट की मशीन को यूज करता है, वो खुद इंडिविजुअल तो कुछ है नहीं. तो आप टारगेट किस पे करोगे, आप उस प्रोसेस पे टारगेट करोगे तो वो तो आपकी बॉडी का प्रोसेस ही है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी टारगेट होगी. तो वायरस के लिए हम एक डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं कि उसका एंजाइम जो है उसके ऊपर हम टारगेट करते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर टारगेट करते हैं. बट जो एंटीबायोटिक्स है आपको ये ध्यान रखना है कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती है. बट टू मच यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज ऑल्सो हार्मफुल. ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करने की वजह से जो बैक्टीरिया है उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट. फिर आपको आपके ऊपर वो एंटीबायोटिक्स विद टाइम बिंग काम करना बंद कर देती है. तो एंटीबायोटिक्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं दैट यू विल लेटर इन योर हायर क्लासेस. तो एंटीबायोटिक्स आपको समझ में आ गया. तो पॉइंट ये आ गया कि जितनी भी बेसिकली बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो टाइफॉइड है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रेसी है, डिप्थीरिया है, सच डिजीजेस विच आर बैक्टीरियल डिजीजेस, आप उसी में ही एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं. और मेजोरिटी में क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं कर सकती इसलिए मैक्सिमम वैक्सीन किसके अगेंस्ट बने हैं, वायरसेस के अगेंस्ट. ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरस के अगेंस्ट ही बने हैं ओनली, नहीं, बैक्टीरिया डिजीज के भी वैक्सीन बने हैं. बट क्योंकि हम वायरसेस को एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं कर सकते, मेजोरिटी में वैक्सीन जो हैं वो वायरल डिजीज के अगेंस्ट ही बने हैं. क्लियर, ध्यान रखिएगा बात को.
नेक्स्ट हम ले रहे हैं पैथोजेंस, जो ऐसा हमने आगे पढ़ा कि जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स है दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। वी कैन से कि ऑलमोस्ट जो पैथोजेंस हैं दे आर ऑलवेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पैथोजेंस बट ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर, वाइस वर्सा पॉइंट नहीं कंसीडर करिएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल भी हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉजिंग डिजीज, क्लियर, बट ऑल पैथोजेंस आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने देखा बैक्टीरिया ऑल्सो, प्रोटोजोआ ऑल्सो एंड वायरसेस, they can be pathogenic in the sense they can cause diseases। क्लियर, तो हम आगे हम इसको स्टडी करते, जिस तरह से हमने ये देखा कि whenever we touch, क्लियर, या हम देख सकते हैं कि अगर हमारे हाथ पे, जैसे हमने कॉस्मोपॉलिटन की बात की थी कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर, अब आप देख सकते हैं कि whenever we shake hand हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं। सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए आप अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस के केस में अभी हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को नमस्ते करते हैं इंस्टेड ऑफ हगिंग, इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड्स। क्लियर, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत अच्छा मीडियम है जिससे पैथोजेंस जो है ना वो बहुत इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसलिए वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस। क्लियर, व्हेनेवर वी आर आउट ऑफ द हाउस वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस। एक पब्लिक हाइजीन हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो दिस सी कि हमारे बॉडी पे कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक बट सम ऑफ देम विल बी, दे कैन कॉज यू डिजीज। नेक्स्ट आता है कैरियर। अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसके बीच का डिफरेंस भी लिखना है, इसलिए बहुत अच्छे से सुनना। कैरियर क्या होता है? कैरियर का मतलब अगर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करें तो वाज द कैरियर द वन हु इज कैरिंग। क्लियर, जो किसी चीज को कैरी कर रहा है दैट इज नोन एज कैरियर। क्लियर, अब ये कैरियर क्या होता है, जैसे सपोज इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम पैथोजन से वो अ पर्सन इज इन्फेक्टेड। क्लियर, और वो जो जिस डिजीज से वो इन्फेक्टेड है ना दैट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर, और फिर बट अभी तक उसमें वो डिजीज के सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। क्लियर, आई एम लुकिंग हेल्दी, जैसे आपने देखा है कि अभी केस में अगेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस कि सम पीपल जिनमें अभी सिम्टम्स दिखे नहीं है बट दे आर इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस, इफ दे विल कम टू यू दे विल डेफिनेटली ट्रांसमिट द कोरोना वायरस टू यू। बट अभी आप देख रहे हैं कि द पर्सन इज लुकिंग हेल्दी, उसको कोई स्नीजिंग नहीं हो रही, कोई कफिंग नहीं हो रही है, इवन उसको कोई हाई फीवर भी नहीं है। क्लियर, तो वो तो आपको हेल्दी लगेगा बट एक्चुअल में क्या वो हेल्दी है? नहीं, एक्चुअल में वो हेल्दी नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी में पैथोजेंस प्रेजेंट हैं। तो कैरियर वर्ड के बारे में समझना कि पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ इन्फेक्शियस डिजीज बट स्टिल नो सिम्टम इज दैट। क्लियर, जैसे अगर हम एक बात करें कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन भी होता है, उसमें अभी तक एड्स नहीं हुआ है। देखिए, एड्स होना और HIV पॉजिटिव होना एक दूसरी बात है कि HIV का इन्फेक्शन तो हो गया लेकिन अभी तक सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए, इसलिए वो पर्सन एड्स से सफर नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो HIV पर्सन कांटेक्ट में आएगा किसी के और तो वो अपने हो सकता है अपने HIV वायरस को आगे ट्रांसमिट कर दे। तो कैरियर आर द पर्सन या फिर हम उस ऑर्गेनिज्म को कैरियर बोलते हैं विच इज इन्फेक्टेड विथ एन इन्फेक्शियस डिजीज बट डिस्प्लेज नो सिम्टम्स। क्लियर, सिम्टम्स नहीं दिखे हैं बट इन्फेक्शन हो चुका है। क्लियर, अब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इस इन्फेक्शन को क्या करेगा? स्प्रेड करेगा बिकॉज देयर इज अ पैथोजन इन हिज बॉडी। तो डेफिनेटली जब भी वो किसी के कॉन्टेक्ट में आएगा वो पैथोजन को पास ऑन करेगा। गॉट इट? क्लियर, द सेकेंड पॉइंट इज वेक्टर। नाउ द कैरियर हमने पढ़ लिया, नाउ वी आर टेकिंग वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर का मतलब होता है जो सामान एक जगह से उठाया एंड उसने दूसरी जगह पर उसको ट्रांसमिट कर दिया और बीच में उनको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्लियर, तो वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कभी बाइट करते हैं, ठीक है, जैसे मॉस्किटो का एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वही दिया हुआ है, देखो कॉमन एग्जाम्पल लिया मॉस्किटो का, हाउ दे डू। क्लियर, अब मॉस्किटो क्या करते हैं कि जो एक मलेरियल ऑर्गेनिज्म है ना जिसको मलेरिया हो चुका है उसको उसने बाइट किया,
बाइट करने के बाद उसने उस ब्लड को अपनी बॉडी में लिया, फर्दर प्रोसेस किया और उस पैथोजन को वापस जब दोबारा बाइट किया ना किसी हेल्दी पर्सन में, तो उसने उस पैथोजन को वापस दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में रिलीज कर दिया। बट ये पैथोजन क्या मॉस्किटो को कोई नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, मॉस्किटो को कोई डिजीज नहीं होगी इससे, क्योंकि उसका काम मॉस्किटो को डिजीज करना नहीं है। जो प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया जिसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो प्लाज्मोडियम जो पॉजिटिव एजेंट है वो सिर्फ ह्यूमन में ही मलेरिया कॉज करेगा, वो मॉस्किटो को कोई भी डिजीज नहीं देगा। तो वेक्टर क्या होते हैं कि जो बाइट करने पे, क्लियर, बाइटिंग करने पे डिजीज को ट्रांसमिट कर देते हैं, क्लियर, फ्रॉम वन एनिमल और फ्रॉम वन पर्सन टू वन प्लांट टू अनदर पर्सन और अनदर प्लांट। क्लियर हुआ पॉइंट? मॉस्किटो है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेक्टर्स इटसेल्फ किसी भी डिजीज से उनको इन्फेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। हेल्दी टू इन्फेक्टेड टू हेल्दी वो ट्रांसमिट करेंगे, बट उनको खुद को कोई डिजीज नहीं होगी। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वेक्टर एग्जाम्पल हमने एक तो मॉस्किटो लिया है, जैसे एडीज मॉस्किटो जो डेंगू फीवर कॉज करता है, क्लियर, एंड हमने दूसरा लिया एनोफेलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो जो क्या स्प्रेड करती है? मलेरिया स्प्रेड करती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आपको जो डिफरेंस लिखना है वो कैरियर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस लिखना है। गॉट इट? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मस्ट बी देयर। आप अपने सेशन के बेस के ऊपर उनके ट्राई टू राइट द 2 डिफरेंसेस बिटवीन वेक्टर एंड कैरियर। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट हम ले रहे हैं, जब हम वेक्टर की बात करते हैं उसके बाद हमारे पास में आते हैं डिजीजेस किस तरह से स्प्रेड हो सकती है। क्लियर? एक तो वेक्टर्स के थ्रू तो स्प्रेड होती है कि वेक्टर क्या करते हैं, एक हेल्दी अनहेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं और फिर वहां से पैरासाइट्स को ले जाकर हेल्दी पर्सन की बॉडी में रिलीज कर देते हैं। सेकेंड आता है एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज का मतलब है द डिजीज विच स्प्रेड विद एयर, एयर के थ्रू फैलती है। जैसे हम स्नीज करते हैं, कफिंग करते हैं। अभी वापस अगेन आई एम गिविंग यू कोरोना का एग्जांपल कि अभी क्या कहा गया है कि वेन एवर यू स्नीज यू कफ यू हैव टू कवर योर माउथ। क्लियर? या तो आप अपने आर्म के ऊपर स्नीज या कफ करें ताकि जो है वो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर में फ्री ना हो, क्योंकि वेन एवर यू स्नीज जो ड्रॉपलेट्स है ना वो एयर में रिलीज हो जाती है, दैट ड्रॉपलेट्स कंटेन्स वायरस। और फिर जब कोई हेल्दी पर्सन उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर देगा तो वो जो डिजीज है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो एयरबॉर्न डिजीज विच आर स्प्रेड बाय द एयर। क्लियर? उन डिजीजेस को एयरबॉर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है इन्फ्लुएंजा, मैंने सिर्फ आपको यहाँ एक ही एग्जाम्पल दिया है एंड यू हैव टू राइट 2 more एग्जाम्पल्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। क्लियर? जो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो लगी हुई डिजीजेस है ना वो एयरबॉर्न में आएंगी। क्लियर? याद रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया एक एग्जाम्पल, देखिए एक पर्सन हु इज इन्फेक्टेड, ठीक है। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीज करता है या कफ करता है और विदाउट कवरिंग हिज माउथ, तो देखो वो अपने पैथोजेंस को कितना लार्ज स्केल के ऊपर स्प्रेड कर देता है। तो अभी हम जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं वो किस वजह से? इसीलिए क्योंकि एटलीस्ट हमको 5 to 6 फीट की डिस्टेंस पे रहना है, और अगर आप ये रहेंगे तो ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती, इसलिए आप अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन से आप 5 to 6 फीट की दूरी पे रहते हैं तो यू आर सेफ, आपको डिजीज नहीं होगी। बट यू हैव टू बी केयरफुल। क्लियर? तो वेन एवर यू कफ और स्नीज यू ऑलवेज हैव टू कवर योर फेस और योर माउथ। नेक्स्ट हम लेते हैं वाटर बॉर्न डिजीज। क्लियर? जैसे एयरबॉर्न डिजीज ड्यू टू एयर, वाटर बॉर्न डिजीज ड्यू टू वाटर। आप देखेंगे कि जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने से होती है ना, इन्फेक्टेड वाटर को कंज्यूम करने से जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है। अगर हम ऐसा पानी पी रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, जिसमें बहुत हैवी मेटल्स हैं या जिसमें कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है,
तो ऐसा वाटर कंज्यूम करने की वजह से हमें डिजीजेस हो सकती हैं। कॉन्टामिनेटेड वाटर हमने जैसे लिखा हुआ है, कॉन्टामिनेटेड वाटर मीन्स संक्रमित वाटर, है ना, संक्रमित पानी जिसमें संक्रमण हो चुका हो, जिसमें इन्फेक्शन हो चुका हो, ऐसे अगर वाटर को हम कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली हमें वाटर बॉर्न डिजीज होगी, क्योंकि ऐसे वाटर में बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है टाइफॉइड। क्लियर? टाइफॉइड जनरली गंदा खाना ना, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर से होती है। अगेन मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, 2 more example you have to search and you have to write. It's given in NCERT and coming session में भी आएंगे। So you have to remember आपको 2 एयरबोर्न डिजीज और 2 वाटरबोर्न डिजीज ऐड करनी है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया कि जिस तरह से देखो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, क्लियर, इस तरह से इन्फेक्ट करता है, वॉमिट हो जाता है, सपोज उसको डायरिया हो गया है, तो वो वॉमिट करने के बाद वो वॉमिट और डायरिया अगर उसको होता है तो कहाँ मिलता है? वो वाटर बॉडीज में इकट्ठा होता है, इस तरह से जाता है और वो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो कोई सीवेज हो या वेल है, वहां तक जाता है। फिर वहां से वो या तो आपके सी फूड के थ्रू आता है, या आप उस पानी को पीते हो, या फिर उस सॉइल में जहां पर प्लांट ग्रो करते हैं वो उन पैथोजन को ले लेते हैं और अल्टीमेटली ये घूमकर वापस किसके पास आता है? देखो, एक अनहेल्दी पर्सन से ये डिजीज वाटर के थ्रू होते हुए एक हेल्दी पर्सन में एंटर कर गई और उसको भी इन्फेक्ट कर दिया। क्लियर? चाहे वो खाना खाने से हुआ है या पानी पीने से हुआ है या सी फूड कंज्यूम करने से हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से वाटर के थ्रू जब डिजीज ट्रांसमिट होती है तो ऐसी डिजीजेस को हम बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। क्लियर हो रहा है पॉइंट? गुड। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ह्यूमन डिजीजेस का। हमने एक चार्ट लिया है। ये डिजीजेस इसमें जितनी भी स्टडी की हुई है, हमने जितनी भी इस चार्ट में इंक्लूड की गई है, आपको उनका सबका कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? और वो कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन से होती है, कि वो एयर से होती है, फूड से या कॉन्टेक्ट से, आपको ये याद रखना है। हमने सबसे पहले टीबी लिया है ना, ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस और एयर के थ्रू होती है। क्लियर? ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि इसके अंदर लंग्स अफेक्टेड होते हैं ना, तो लंग्स से अफेक्टेड होंगे तो एयर हो जाएगा, एयरबोर्न डिजीज हो गई। कॉलेरा, कॉलेरा यानी हैजा कहते हैं इसको, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड के कंज्यूम करने से होती है। क्लियर? तो कौन सी डिजीज हो गई? ये वाटर बॉर्न डिजीज हो गई। देन आए टाइफॉइड, जिसको अभी हमने स्टडी किया, वाटर बॉर्न डिजीज है ये टाइफॉइड और इट कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। पोलियो, पोलियोमाइलिटिस, ये पोलियोमाइलिटिस वायरस की वजह से होती है ये डिजीज। एयर और कॉन्टेक्ट के थ्रू ये जो इसका पैथोजन है वो ट्रांसमिट होता है, तो एयरबोर्न डिजीज भी हो गई और फिजिकल कॉन्टेक्ट भी हो गया। मीजल्स, ठीक है, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस बी, all 3 diseases are viral infected disease along with polio. क्लियर? हमने 4 वायरस इन्फेक्टेड डिजीज ली है, उसमें हेपेटाइटिस बी जो है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू होती है, बाकी पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स ये एयर और कॉन्टेक्ट्स के थ्रू ही स्प्रेड होती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मलेरिया। मलेरिया इज कॉज बाय अ प्रोटोजोन। याद रखना क्या नाम लिया है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया विच इज अ प्रोटोजोआ, और किसकी हेल्प से होता है? एक वेक्टर की हेल्प से, दैट इज मॉस्किटो एंड दैट फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। देन आया स्लीपिंग सिकनेस, ये भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। ट्रिपेनोसोमा एक और टाइप का प्रोटोजोआ है और इसका जो सीसी फ्लाई, इसका पॉजिटिव इसका जो वेक्टर है ना वो सीसी फ्लाई है। ये सीसी फ्लाई जो कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू ट्रांसमिट करती है, इसको स्लीपिंग सिकनेस इसलिए बोलते हैं इस डिजीज को क्योंकि इसमें कुछ अनयूजुअल जो स्लीपिंग पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं जिसको ये डिजीज कॉज हो जाती है। क्लियर? डेडली डिजीज है ये स्लीपिंग सिकनेस। तो आप देखेंगे हमने बैक्टीरियल डिजीजेस भी ले ली, वायरल डिजीज ली हैं और 2 प्रोटोजोन डिजीज इंक्लूड की है यहाँ पर। प्लांट डिजीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है सिट्रस कैंकर। क्लियर? बैक्टीरियल डिजीज एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ वीट, इसके भी हम पिक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। वीट के ऊपर रस्ट कलर के जो जंग लग जाता है ना, आयरन के ऊपर कैसे रस्टिंग हो जाती है, ऐसे ही रस्ट कलर का पाउडर बन जाता है। फंगस है उसका पॉजिटिव एजेंट, याद रखिएगा। एंड येलो वेन मोजेक
ऑफ भिंडी। भिंडी की जो लीव्स होती है, भिंडी प्लांट्स की जो लीफ होती है, ओकरा प्लांट, उसकी लीफ का जो वेन होता है ना, वो इतना मोटा हो जाता है और येलो कलर का हो जाता है और इससे लीफ पे ना मोज़ेक पैटर्न दिखाई देता है। दैट इज कॉज ड्यू टू वायरस। तो आपको 3 डिजीज आ गई। सिट्रस कैंकर नींबू के अंदर अभी हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये एक फंगल डिजीज है। और 3rd नंबर पे हमने लिया है दैट इज येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा यानी भिंडी, दैट इज अ वायरल डिजीज। अब हम इसको देखते हैं, इनकी पिक्चर्स। हमने पहले मॉस्किटो का एग्जाम्पल लिया है, ये देखो फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। इस तरह से मॉस्किटो आपकी स्किन पे पियर्स करता है और ब्लड सक करता है, क्लियर। और साथ साथ में आप यहाँ साइड में एक छोटा सा कार्टून देखेंगे, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो ही बाइट करती है। इसके पीछे एक क्वेश्चन होता है कि क्यों फीमेल देन मेल। मेल क्या खाते हैं? मेल जो होते हैं ना वो फ्रूट जूस लेते हैं, मतलब फ्लावर का नेक्टर होता है या फ्रूट जो होता है वहां से सक करते हैं अपना फूड, क्लियर। वो ब्लड नहीं फीड करते। तो फीमेल ब्लड क्यों करती? क्योंकि फीमेल को एग्स देने होते हैं ना, तो फर्टाइल एग्स, हेल्दी एग्स देने के लिए उसको ब्लड फूड की जरूरत होती है। इसलिए जो फीमेल है वही सिर्फ ब्लड पे फीड करती है, मेल जो है वो फ्लावर जूस या फ्रूट जूस जैसे होता है उन पे फीड करते हैं, क्लियर। क्लियर, अच्छी पिक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट डिजीजेस में हमने सबसे पहले देखा येलो वेन मोज़ेक दिख रहा है, कैसा मोज़ेक पैटर्न आ गया है पूरी लीफ के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड येलो वेन मोज़ेक वायरस डिजीज है ये, और ये ओकरा में होती है ना, भिंडी में। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट की लीफ पे देखो आपको कैसा रस्ट, येलो ऑरेंज ना, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर दिखाई दे रहा है, तो रस्ट जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रस्ट ऑफ व्हीट। एंड नेक्स्ट आता है आपका सिट्रस कैंकर। सी नींबू आते हैं ना घर में, इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, तो उस प्लांट को डिजीज है सिट्रस कैंकर, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि जनरली इन्फेक्शन अंदर तक कम पहुंच पाता है, तो हम इसका जूस ले सकते हैं सिट्रस का, बट अल्टीमेटली इसकी वजह से जो फ्रूट की जो इकोनॉमिक वैल्यू है ना मार्केट में, वो खराब हो जाती है। एक एकदम स्मूथ बहुत सुंदर सा दिखने वाला नींबू होगा और एक ऐसा ब्राउन स्पॉट वाला, तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट परचेज सच टाइप ऑफ लेमन्स। तो इस सब डिजीजेस की वजह से जो प्रोडक्शन है ना वो खराब हो जाता है और जो पूरी क्रॉप है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक ही प्लांट की बात की ना, जब इन्फेक्शन होगा तो फिर चारों तरफ फैलेगा, तो जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको पॉइंट। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। हमारा डिजीज वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, क्लियर। हमने फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो का देखा कि किस तरह से वो मलेरिया को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, और हमने प्लांट डिजीजेस के एग्जांपल्स पिक्चर्स के साथ में देख लिए हैं। तो आप उनको अच्छे से एक टेबल बनाइएगा और इन डिजीजेस को लर्न करके उस टेबल को फिल करिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे डिजीजेस अच्छे से, क्लियर। पॉजिटिव एजेंट भी याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग क्या होती है, क्लियर। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा मार्केट से कभी भी कोई फूड आइटम लाते हैं ना, तो उस फूड आइटम के पीछे उसकी एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जितना भी एडिबल फूड आइटम होते हैं ना, उनके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यानी एक्सपायरी डेट के बाद में इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है ना वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वो जो सब्सटेंस अगर हम कंज्यूम करेंगे फूड आइटम्स, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। जैसे कोई चीज है घर पे हमारी बच गई, हमने रात में डब्बा में बंद करके रख दी और सुबह हमने उसको खा लिया, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, जैसे विंटर्स में तो चल जाता है, बट समर में क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं, और हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, अपना जो टॉक्सिक है ना, जो केमिकल्स रिलीज किए थे वो फूड में मिक्स हो गए। इफ सपोज आप ऐसा कॉन्टामिनेटेड फूड खा लेते हैं तो आपको जो डिजीज होगी ना दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, क्लियर। तो आप फूड पॉइजनिंग आपको तब कॉज होती है when you are consuming the food which is spoiled by some microorganisms, clear। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस फूड आइटम पे ग्रो कर रहे होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, वहां पर वो बहुत सारा टॉक्सिक और हम कहेंगे पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जब आप ये पॉइजनस सब्सटेंस खा जाते हैं अलोंग विद द फूड, तब आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उसको रिस्पॉन्ड करने लगता है और आपकी बॉडी उस अनवांटेड जो टॉक्सिक सब्सटेंस आपने खाया ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए जनरली
फूड पॉइजनिंग में आपको डायरिया और वॉमिटिंग ये 2 कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि बॉडी क्या चाहेगी, बॉडी चाहेगी कि जो भी आपने टॉक्सिक चीजें खाई है ना, बॉडी उसको एलिमिनेट कर दे, बाहर फेंक दे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको फूड को क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है। क्लियर? प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो अगर रात की कोई सब्जी बच गई तो उसको हम फ्रीज में रख देंगे। क्लियर? कोई फ्रूट बहुत ज्यादा आ गया और वो यूज नहीं हो रहा है तो हम उसको, जैसे मैंगोज को देखा होगा ना आपके घर में, काफी लोगों के घर में आम की अमचूर बना के रख दी जाती है, मेथी सुखा के रख दी जाती है, जो मिंट लीव्स होती है, मेंथा, पुदीना, उसको सुखा के रखा जाता है, ड्राई फ्रूट्स को हम सुखा के काम में लेते हैं। तो हमें प्रिजर्व करना पड़ता है। वो प्रिजर्व करने की जो टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बट आज के सेशन में हम पहले फूड पॉइजनिंग को पढ़ लेते हैं। तो आपको क्लियर हो गया फूड पॉइजनिंग यानी आपने एक ऐसा फूड आइटम कंज्यूम किया है जो इन्फेक्टेड हो गया है, जिसको खराब कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और उसमें अपना टॉक्सिक मटेरियल मिक्स कर दिया, एंड नाउ यू आर कंज्यूमिंग इट, और आपकी बॉडी अब रिएक्ट करेगी ना, सिम्टम्स डेवलप होंगे। व्हाट कैन बी द सिम्टम्स? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम सबसे पहले आता है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है फूड पॉइजनिंग में। क्लियर? क्योंकि बॉडी का जो आपका जो इंटेस्टाइन है ना, वो उस खाने को बाहर धक्का देगा, वो कहेगा ये गंदा चीज कहाँ से आई है, लेट मी थ्रो इट आउट फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी में क्रैम्प्स डेवलप होंगे ना, स्टमक में क्रैम्प्स आएंगे, इसलिए पेन आएगा। डायरिया, जैसे अभी मैंने कहा, क्योंकि बॉडी जो है उसको फास्ट एलिमिनेट करेगी कि इट शुड बी मूव आउट फ्रॉम द बॉडी, फ्लश आउट हो जाए बॉडी से, ताकि बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। फीवर आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो टॉक्सिक मटेरियल है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज करेगी ताकि उस पैथोजन को वो किल कर सके। नोजिया, वॉमिटिंग यानी जी घबराने वाली फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आई हैव टू गो फॉर वॉमिट, और वॉमिट होगा भी सही, ताकि बॉडी का जो अपर पोर्शन है वहां से, एलिमेंट्री कैनाल के अपर पार्ट से आपका जो फूड है उसको बॉडी बाहर एलिमिनेट करेंगी। एंड देन मैलेज, ठीक है, मैलेज मतलब दैट इज अ कॉमन जनरल फीलिंग ऑफ अनइजीनेस ना, कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई एम नॉट वेल, द सिक फीलिंग, दैट इज नोन एज मैलेज। तो आपको मैलेज जैसा लगेगा ना, ताकत नहीं लगेगी, आपका मन नहीं लगेगा, आप कमजोरी फील करोगे, यू फील दैट यू आर सिक। तो दीज विल बी द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें फूड को प्रिजर्व करना चाहिए और फूड को स्पॉइल होने से बचाना चाहिए, ताकि हम हमेशा प्रॉपर हाइजीनिक फूड ही कंज्यूम कर सके। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हैं दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन आपको मैंने जो होमवर्क दिया है दैट यू हैव टू कंप्लीट। क्लियर पॉइंट? और जो टॉपिक है उसको एनसीईआरटी से रेफर करते रहना और अपने नोट्स पैरेलल में सेशन के साथ साथ, व्हेन द सेशन इज ओवर यू कैन मेक योर नोट्स एंड यू हैव टू बी स्टडी, क्योंकि आप अभी घर पे हैं, यू हैव इनफ टाइम, तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अपना काम कंप्लीट कर दीजिए। चैप्टर के एंड में आपको एक डीपीपी मिल जाएगी, वो भी आप इस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसको आप सॉल्व करिएगा। टिल देन कंप्लीट योर वर्क एंड डू स्टडी। थैंक यू।